हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। और ये चैप्टर हमें बताएगी इमारत, चित्र और किताबों के बारे में। और यहीं से एक चीज आपके जो है वो हिस्ट्री का एक अलग हो जाता है, पार्ट हो जाता है इसका, वो हो जाता है आपका आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये चैप्टर टोटली डिपेंडेंट है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। अगर आप इस चैप्टर को कवर करते हो तो आप बेसिक आर्ट एंड कल्चर के ऊपर से मॉडरेट की तरफ धीरे धीरे जाओगे। ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर होगा। नेक्स्ट डे हम लोग जो है वो क्लास 7 का चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस आपके शाम में 6 बजे आते हैं वो रेगुलर आएंगे, और शाम में 7 बजे आपके जो है वो MCQs के क्लासेस आते हैं, उसको आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके जो है वो चीजें बहुत क्लियर होगी। पहले वो क्लासेस आपके आते थे ज्योग्राफी के, अब वो क्लासेस हिस्ट्री के आएंगे। तो ये बेसिक बातें थी, मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं हमारे क्लास में। फिर से चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, जो अपना टॉपिक है 12। इसमें हम लोग देखेंगे इमारत, चित्र और किताबों के बारे में। इससे हमें इतिहास की कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो अगर हम लोग देखें तो एक चीज तो सबसे पहले आपका प्री से यहाँ पे आ जाता है। प्री में एक क्वेश्चन बार बार देखते होइएगा आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन या लौह युगीन। क्लियर है यहाँ की बातें। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर खोजना होगा तो आप पर्टिकुलर बुक को पढ़ते हैं, जिस तरीके से पढ़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन चीजें आती कहाँ से निकल के है, पहले ये देखिए। अगर आप क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ रहे हो और इसमें अगर आपने इसको बेसिक उस तरीके से पढ़ा है जैसे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, तो आप समझिए कि यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, और उनके उत्तराधिकारी जो आए हुए थे वो लौह युगीन हो गए हुए थे। ठीक है, एक चीज क्लियर है। ये आपके डायरेक्ट प्री के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें कहाँ से कोई इफ बट करने की बात है, ये तो सीधे जिस तरीके से आप नोटबुक ज्योग्राफी के पूरे क्लास के तैयार किए थे वैसे ही इसका भी तैयार कीजिए, और एक अपना नोटबुक में इसको जोड़ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, नॉट लौह युगीन। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के बाद उसके उत्तराधिकारियों से जो हमें देखने को मिला था, लॉ के बारे में जो हमें जानकारी मिली थी, वो देखना है हमको एक महरौली का लौह स्तंभ है। ये कहाँ पे है तो दिल्ली में है, और ये किस परिसर में है तो कुतुब मीनार के परिसर में है। ये आपका प्री का क्वेश्चन हो जाएगा। चीजें ये क्लियर कर दी। अब जो है यहाँ अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7.2 मीटर की है, और इसका वजन 3 टन है, और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो अब ये चीज आप देख लीजिएगा कि 1500 साल पहले हुआ था तो ये किस युग में हुआ रहा होगा। क्लियर है। वही चीज आपको आगे बताया गया कि ये गुप्त वंश के समय में किया गया हुआ था इसकी स्थापना, और चंद नाम के एक शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। अब अगर आपसे लौह स्तंभ के बारे में, महरौली के कोई क्वेश्चन किया गया, हमें नहीं लगता है कि स्टेटमेंट में भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको छोड़िएगा। जैसे कि महरौली का किला कहाँ पे है तो दिल्ली में है, किस परिसर में है कुतुब मीनार में है। इसमें से स्टेटमेंट आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। इसके बाद इसकी ऊंचाई की अगर बात कर ले वो भी आ सकता है, वजन की बात कर ले वो भी आ सकता है, निर्माण कार्य जो है वो लगभग कितने समय पहले हुआ था वो आ सकता है, और किसने निर्माण कर करवाया। एटलीस्ट 4 स्टेटमेंट तो आएंगे ही आएंगे। और इस चारों में से इतना जो फैक्ट आपको दिया गया है, फैक्चुअल डाटा, इस चारों फैक्चुअल डेटा में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे आपसे, है ना। तो अगर आप इसको कवर कर रहे हो तो समझो कि आप चीजें वेस्ट नहीं कर रहे हो अपना टाइम। इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो पढ़ने का तरीका देखिए कि कैसे पढ़ाया जाता है। एटलीस्ट आप लेक्चर्स केवल सुनिए, जरूरत नहीं है कि नोटबुक्स आप तैयार ही कर रहे हैं या फिर आप उसका हार्ड कॉपी लेकर के ही पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। पढ़ने के तरीके होते हैं, उसको बस उस तरीके से फॉलो कीजिए, चीजें आपको क्लियर होते जाएगी धीरे धीरे। अगर हम लोग बात करें अपने प्रीवियस में तो ईंट और पत्थरों से भी हमें बहुत चीज जानकारी मिली है। सेम चीज आपको बुद्ध के समय में और फिर आपके जो है वो महावीर के समय में, ठीक है, महावीर और बुद्ध के समय में आपको जो है वो चीज स्तूप एक देखने को मिलेगा, और स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। बट स्तूप जो भी होंगे उस स्तूप के नीचे आप देखते क्या होइएगा कि एक ऐसे गुंबद टाइप का बना हुआ होता है। कहीं कहीं पे अलग अलग तरीके के स्तूप होते हैं, एक अपना धारणा है वहां पर। बट इसके बीच में एक जो है वो डब्बा रखा हुआ था तो होता था, और इसमें अस्थियां वगैरह होती थी, और इस अस्थि में या तो दांत होता था या फिर हड्डी होता था, कोई भी चीज, मतलब कोई अवशेष बना करके वहां पे छोड़ दिया जाता था। अब अगर हम लोग देखें इंपॉर्टेंट चीज
कि अब हुआ क्या कि प्रारंभिक स्तूप जो है वो धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी का टीला होता था, क्योंकि धातु का कोई चीज रखा होता था इसके ऊपर। मंजूषा अगर बोले आप तो लेटर बॉक्स को भी पत्र मंजूषा जो है, पत्र मंजूषा लेटर बॉक्स को बोला जाता है। सबको पता है ये बात, पत्र मंजूषा लेटर बॉक्स को बोला जाता है। अगर धातु मंजूषा की बात करें तो ये जो है इसी तरीके से मेटल बॉक्स होगा ये। तो मेटल बॉक्स के ऊपर घर बना दिया जाता था, लेकिन टीले को ईंट से ढक दिया गया और बाद में मतलब ये मॉडिफाई हुआ है। जैसे कि पल्सर 220 आया, एक गाड़ी है पल्सर, पल्सर जो है वो 220 आया, उसके बाद 250 आया, 280 आया, पल्सर एनएस आया, पल्सर एएस आया, ये मॉडिफाइड वर्जन है। सेम उसी तरीके से स्तूपों का भी मॉडिफिकेशन किया जाने लगा। और उसका एक आपको बेस्ट एग्जांपल सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। अब एक क्वेश्चन आपका प्री का बन जाएगा कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश। क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इससे जो और चीजें निकल करके आती है वो ये आया कि प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जिसे पद जो है पद छिन्ना पथ के नाम से जाना जाता है। पद छिन्ना पथ के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। पद छिन्ना का संबंध किससे है, स्तूप से है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। इसके बाद रेलिंग्स वगैरह बने होते थे, तो ये आर्किटेक्ट से का बात आ जाता है, मतलब आर्ट एंड कल्चर से जब आते हैं क्वेश्चन तो इसमें कभी कभी पूछ लिए जाएंगे, बट उतना इसके ऊपर आप फोकस इस चीज के ऊपर करने की जरूरत नहीं है कि उसके प्रदक्षिणा जो है उसको वो किसको बोला जाता था। बस बेसिक चीजें जानने जरूरी है हमको, इसको जाने। नेक्स्ट टाइम अगर कभी एग्जाम में इस तरीके का बात आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि प्रदक्षिणा का संबंध तो स्तूप से होगा, और सपोज दैट वो क्वेश्चन आपका जो होगा वो किसी मंदिर से पूछ लेगा, है ना, किसी मंदिर से पूछ करके और आपको प्रदक्षिणा के बारे में बोल देगा। फाइंड आउट कर लोगे कि इसका संबंध तो भाई साहब स्तूप से है, तो हम इसमें आएंगे ही नहीं। अमरावती की अगर बात करें हम लोग तो 2000 साल पहले इस स्तूप को जो है वो सजाने के लिए शिलाओं का चित्र उल्लेखित किया गया हुआ था। ये आपको एक अमरावती का जो है वो चित्र दिखाया गया हुआ था, जिसको बनाने के लिए इस तरीके से जो है वो चित्रों को, पहाड़ों को काट करके इस तरीके से बनाया गया हुआ था। और मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था उसको हम लोग गर्भगृह के नाम से जानते हैं। और जहां पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी वो गर्भगृह कहलाता था। और इसी गर्भगृह के ऊपर जो है आप देखते होइएगा तो छोटा सा झंडा लगा हुआ होता था एक, और जो सबसे बड़ा झंडा लगा हुआ होता था उसको हम लोग और नाम से जानते थे। ठीक है, अब एक चीज है यहाँ पर कि एकास्म किसको बोला जाता था, तो जिस एक पहाड़ को काट करके मंदिर का निर्माण किया जाता था उसको हम लोग एकास्म के नाम से जानते थे। मतलब एक ही पहाड़ है, ठीक है, और इस पहाड़ को अगर काट करके हम लोग एक मंदिर का निर्माण कर देंगे तो जिस भी मंदिर का निर्माण करेंगे वो एकास्म कहलाएगा। और ठीक उसी तरीके से महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो एकास्म है, मतलब एक ही पत्थर, एक ही मतलब वो जो आपका पहाड़ी है उसको काट करके बनाया गया हुआ है। ठीक है, ये आपको एक अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो मंदिर के ऊपर जो सबसे बड़ा झंडा हुआ करता था, ठीक है, उसको मंडप के नाम से जानते थे। और एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे, मंडप के नाम से जाना जाता था। इसी मंडप में सभागार बना हुआ होता था जहां पे लोग एकत्रित होते थे। बेसिक बातें हैं जो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। उड़ीसा का जैन मठ जो है ये भी आपका चीज क्लियर है। जैन मठ कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, और इसमें जो है एक चीज और बनाया गया हुआ था कि लकड़ी को खोद करके बनाया गया हुआ है ये इमारत, और 2 मंजिला इमारत है। ये क्वेश्चन आपके प्री में आ सकते हैं और आता भी है कि 2 मंजिला जो है वो मठ का जो है वो उदाहरण कहाँ पे मिलता है, जैन मठ का, तो ये आपको उड़ीसा में मिलता है और इसको लकड़ी को खोद करके बनाया गया हुआ है। क्लियर है बातें। इसके बाद की चीजें बस वही 80% में आती है जो हम लोगों को छोड़ के चलना है। 20% जो बातें एग्जाम में आने वाली है केवल उसी की हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चित्रकला के ऊपर आता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में आने वाले हैं नहीं, इसको डिस्कस करेंगे नहीं हम लोग। मेन चीज आता है पुस्तकों की दुनिया। अगर 1800 साल पहले की बात करें हम लोग तो यहाँ पे तमिल का एक महाकाव्य होता था जिसको सिलपद्दिकारम को बोला जाता था। ठीक है, और इसकी रचना जो है वो एलांगो नामक कवि ने की थी। अब यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन को हम 3, 4, 5 क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हैं कि तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम कब रची गई हुई थी, 1800 साल पहले, 1900 साल पहले, 2000 साल पहले। दूसरी बात, सिलपद्दिकारम जो है वो कौन सी महाकाव्य है, क्या वो तमिल महाकाव्य है, हिंदी महाकाव्य है। क्लियर है, सिलपद्दिकारम की रचना किसने की थी। ठीक है, ऐसे क्लियर है।
अब शिल्पदिकारम जो है वो एक व्यापारी की कहानी है, एक भक्त की कहानी है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे पूछा ही जाता है। तो इस चीज को आप कवर करते हुए चलिएगा, यही आपको बताया जा रहा है। और शिल्पदिकारम में जो व्यापारी की कहानी कही गई हुई थी उसका नाम जो है वो कोवलन था, ठीक है, एक व्यापारी था, उसी का कहानी कहा गया हुआ है। बाकी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, कोई चीज ही नहीं है जिसको डिस्कस करें हम, टाइम वेस्ट होता है। एक और अगर हम लोग देखें, एक और तमिल महाकाव्य है जिसको मणि मेखलाई के नाम से जाना जाता है और ये 1400 साल पहले बना हुआ था, ठीक है। इसकी रचना जो है वो सत्तानार के द्वारा किया गया हुआ था। ये सारे प्री के फैक्टर्स हैं, सीधे याद करने वाले क्वेश्चन है, कहीं पे इफ बट नहीं होना चाहिए, हमको सीधे याद मिलना चाहिए जब भी आपसे टेस्ट सीरीज या फिर आपके एग्जाम सेटल किए जाएंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट है कालिदास का बात, ठीक है। कालिदास का एक बहुत बेस्ट रचना था जिसको हम लोग मेघदूत के नाम से जानते हैं। बस इतना ही इसको पढ़ना है। इसके बाद की इसमें जो चीजें हैं 80% ये सारे बकवास हैं, इसको पढ़ना ही नहीं है हमें। पुरानी कहानियों के संकलन से जो क्वेश्चन आता है उसमें मेन चीज आता है पुराण के बारे में। पुराण कहा किसको जाता है? तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन या पुराण, ठीक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। क्लियर है ये बातें? अब इसमें पुराणों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुराण हुए थे उसमें जो है वो आपके विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्ग पुराण और पार्वती, ये सारे इंपॉर्टेंट पुराणों में जो है वो जो देवता थे जिनकी बहुत अहम भूमिका थी, उसमें विष्णु जी की, शिव जी की, दुर्गा जी की और पार्वती जी की बहुत महत्वता है। और पुराणों की संख्या कितनी है ये आप कमेंट कीजिएगा हमें, पुराणों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया हुआ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और पूछ करके आप जो है इसको सर्च कीजिए और सर्च करके आंसर कीजिए। अगर हम लोग देखें तो अधिकतर जो पुराण होते थे वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए होते थे और इन्हें जो है जिससे सब इसका जो मेंटेलिटी ये था, इसको इसलिए बनाया गया हुआ था कि अगर सरल संस्कृत शब्द में इसको लिखेंगे तो सारे लोग जो थोड़ा कम भी पढ़े लिखे हो वो लोग भी इसको समझ जाए, इसलिए इसको सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया हुआ था। और इसके बाद दो महाकाव्य रामायण और महाभारत को हर एक हिंदू लोग जानते होंगे, इवन मुस्लिम लोग भी जानते हैं, और मुस्लिम के साथ साथ जो है वो हमारे सिख, क्रिश्चियन, पारसी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि एक अच्छे विद्वान होने के लिए आपको हर एक धर्म का नॉलेज होना जरूरी होता है। महाभारत की अगर बात करें तो ये कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की एक कहानी है और इसी में ये जो वंश था ये पुरु वंश के हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करने का एक कहानी था। और यह कहानी बहुत ही पुरानी है पर बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ये महाभारत जो है, ये महाभारत आपको जीने का तरीका सिखा देगी और इसी से जो है वो भागवत का निर्माण हुआ है, ठीक है। कृष्ण ने उपदेश दिया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब अगर हम लोग देखें तो 1500 साल पहले लिखी गई हुई थी ये जो महाकाव्य है, जिसमें आप अगर देखें तो महाभारत आता है। पुराण और महाभारत दोनों, अगर रामायण और पुराण महाभारत की बात करें तो दोनों ही व्यास नाम के एक ऋषि के द्वारा लिखा गया हुआ था, संकलित किया गया हुआ था। और भागवत गीता भी मतलब महाभारत में ही भागवत गीता का जो है वो रचना हुआ था। क्लियर है यहाँ पर? उसी का एक पार्ट बन करके आया हुआ था आपके लिए। रामायण की कथा कौशलपुर के जो राजा थे राम, उनकी कहानी है और इसके बीच में जो भी चीजें घटित हुई थी वो सारे लोग जानते हैं। इसको क्या डिस्कस किया जाए, संस्कृत जो है रामायण के लेखक वाल्मीकि को माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक चीज और क्लियर किया गया हुआ था यहाँ पर कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि के द्वारा संकलित किया गया हुआ था और संस्कृत रामायण को वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया हुआ था। ये कंफ्यूजन रहता है तो इसको कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि आप एक चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आप एग्जाम देने के लिए बैठते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आप अगर मुस्लिम हो फिर भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा और हिंदू हो तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है तो बस पढ़ना है, यहाँ पे जात नहीं आता है। क्लियर बात है? इसके बाद अगर हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट चीज आता है, एक बंदर की कहानी थी, वो हमें नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है जिसको डिस्कस किया जाए यहाँ पर आपके लिए। विज्ञान की पुस्तकों से आते हैं तो ये BVI है, इसको आप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा। एक समय अगर आप देखें तो ऐसा हुआ करता था जब गणित के बारे में आदमी को बहुत जीरो नॉलेज थी, लेकिन फिर भी उस वक्त एक खगोल और गणितज्ञ जो थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिनका नाम आर्यभट्ट था, उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। और उन्होंने ये चीज बताया था
कि दिन और रात पृथ्वी के आपसी ध्रुव पर चक्कर काटने की वजह से होती है। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया हुआ था। कैसे हुआ, सारे लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि को ढूंढा था आर्यभट्ट ने, जो लगभग इतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त की जाती है। क्लियर है। और अगर देखें हम लोग तो ये एक और विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। ये सारे लोग गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने बहुत सारी खोज की थी, और आज इन्हीं खोजों को आगे बढ़ाया जाता है खगोल शास्त्रियों के द्वारा। शून्य के खोज की अगर बात करें हम लोग तो अंक का प्रयोग, शून्य का प्रयोग की बात अगर हम लोग कर रहे हैं अभी डिस्कस, तो इसमें हम लोग आर्यभट्ट को जो है वो एक किनारे पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनके आविष्कार के बाद ही ये चीज आया हुआ था। और भारत में गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। गिनती की इस पद्धति को अरब द्वारा अपनाई गई थी, और तब यूरोप में ये सारे चीज फैल गए हुए थे। ये शून्य के आविष्कार की बेसिक फैक्ट्स थी। बट आयुर्वेद वाला जो फैक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति थी जो प्राचीन भारत में ही विकसित हुई थी। आयुर्वेद प्राचीन भारत में विकसित हुई है, और आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहले का नाम चरक था, ये लगभग जो है वो प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए थे, और दूसरा का नाम सुश्रुत था। ठीक है, ये चौथी शताब्दी में हुए थे। पहला जो है वो पहला चरक जो थे वो पहली और द्वितीय शताब्दी में, और सुश्रुत जो थे वो चौथी शताब्दी में थे। चरक द्वारा चरक संहिता की रचना की गई हुई थी, और अर्थशास्त्र की चरक संहिता जो है वो औषधि शास्त्र की एक अहम पुस्तक है, चरक संहिता। और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधि का वर्णन किया हुआ था। तो ये इसमें से आपसे जो है वो 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इतना ही चीज को पढ़ा करके। तो इसलिए आप बेसिक बातें को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप एनसीईआरटी को पढ़े, और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत ज्यादा एनसीईआरटी को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करें। बस ऐसे ही देखे ओवरव्यू एक, और उसको नोट तैयार करके और आगे बढ़ते हुए चले। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस चीजों को अवॉइड भी नहीं करना है। सॉरी, कागज के आविष्कार के बाद के ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लू नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। सीधे पीढ़ी के क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें क्या इफ बट करना है, इसमें कुछ नहीं है। एक बार आएगा क्वेश्चन कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। किसने किया था? काई लुन ने किया था। कब किया था? 1900 साल पहले किया था। क्लियर है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था, और 14 साल पहले 14 साल पहले यह केवल कोरिया में पहुंचा था, और कोरिया से इसको और दूसरे देशों तक पहुंचाया गया हुआ था। क्लियर है। इसके बाद इस चैप्टर से और कुछ नहीं पढ़ना था, बस यही था इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, जो लास्ट चैप्टर था क्लास 6 के हिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में पढ़ा है। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो ये था आज के क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।